Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो सबसे पहले समझो मॉनसून होता क्या है, इसको कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है और इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं। तो जैसा आप सब जानते हैं, इंडिया में जो मॉनसून होता है वो एक सीजन की तरह लिया जाता है। अब ये सीजन जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के पर्सपेक्टिव में। पता है क्यों? क्योंकि यही सीजन तय करता है कि हमारे देश में महंगाई का स्तर क्या रहेगा। अब आप बोलोगे सर महंगाई का मॉनसून से क्या लेना देना? डायरेक्ट लेना देना है। कैसे, वो समझाता हूँ। देखो, हमारे देश में जो अधिकतर किसान है ना, वो छोटे स्तर के किसान है, जिनके पास छोटी जमीन की क्वांटिटी है। अब छोटी क्वांटिटी होने की वजह से ना उनके पास बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती, तो उनकी जो उनका जो कल्टीवेशन है, यानी कि उनकी जो उनके पास सिंचाई की सुविधा ना होने की वजह से उनकी अधिकतर जो खेती है ना, वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर मॉनसून अच्छा आता है तो क्या होगा, उनकी जो एक तरह से जो फसल है वो अच्छी होगी, और मॉनसून नहीं आएगा तो उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। और कई फसलों के लिए जो पानी की सुविधाएं हैं वो हमारे पूरे देश में बहुत कम मानी जाती है, कम देखी जाती है, क्योंकि हमारे देश में जो वाटर है ना, कहीं पे उसकी बहुत अधिकता है और कहीं पे बहुत कमी है। उसकी वजह से जो मॉनसून है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मॉनसून की प्रेडिक्शन हमारे देश में मई जून में की जाती है, क्योंकि ये जो मई जून है, यहां से मॉनसून का जो सीजन है वो चालू होता है। अब स्काईमेट जैसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो मॉनसून को प्रेडिक्ट करती हैं। अब मॉनसून को प्रेडिक्ट किया जाता है परसेंटेज में। अब ये समझो कि अगर मॉनसून बिलो 99 है परसेंट, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। और अबव 99 है तो ये अच्छा माना जाएगा। अब बिलो 99 में भी 97, 96 है तो बहुत बुरा माना जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और अगर अबव 99 है तो 1034 तक अच्छा माना जाएगा, उसके ऊपर बाढ़ जैसे हालात होते हैं तो बुरा माना जाता है, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर मॉनसून मान लेते हैं 99 के अबव है तो ये अच्छी कंडीशन है। अच्छी कंडीशन से मतलब है कि यहां पे महंगाई का खतरा देश में कम होगा। अब कैसे कम होगा वो समझ लेते हैं। अब देखो, जब देश के अंदर मॉनसून आएगा तो मॉनसून से देश में जितने भी किसान हैं सबको सुचारू रूप से पानी मिलेगा, और वो पानी की वजह से देश में जो प्रोडक्शन का स्तर है वो बढ़ेगा। और प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, किसानों के पास ज्यादा पैसा आएगा और रूरल डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो अच्छे मॉनसून से क्या क्या होता है, सबसे पहला फायदा है वो रूरल डिमांड बढ़ती है। अब रूरल डिमांड बढ़ेगी तो आप देखो एफएमसीजी शेयर्स के लिए अच्छा रहेगा, ऑटो शेयर्स के लिए अच्छा रहेगा। अब जो बैंक से किसान ने पैसा लिया ना लोन के तौर पर, वो डूबेगा नहीं, तो बैंकिंग के लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज, बैंकिंग के लिए इसलिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। जो रूरल डिमांड बढ़ने से एफएमसीजी को पहला फायदा होगा, और तीसरा फायदा क्या होगा कि एफएमसीजी कंपनीज की जो लागत है, जो कॉस्टिंग है, वो नहीं बढ़ेगी। तो वो नहीं बढ़ने से वो जो फेयर प्राइसेस हैं वो मार्केट में सर्कुलेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से महंगाई नहीं बढ़ेगी, और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ेंगे। तो ये सभी फायदे हमें किससे मिलते हैं?
मॉनसून से मिलते हैं, एक अच्छा मॉनसून आने के ये फायदे होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वॉर की। अब देखो वॉर वैसे तो कभी भी अच्छी मानी जा नहीं सकती है, ठीक है, वॉर कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि वॉर से क्या होता है, वॉर से किसी भी देश का भला नहीं होता है, तो वॉर हमेशा बुरी मानी जाती है। पर वॉर में भी ना एक कंडीशन होती है, पहली कि वॉर उस कंट्री में लड़ी जा रही है जिस कंट्री की हम बात करें। तो हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे। अगर भारत की लड़ाई किसी दूसरी कंट्री से हो जाती है तो ये हमारे लिए बुरी परिस्थिति होगी। बुरी इसलिए नहीं कि हम जीतेंगे या हारेंगे, बुरी इसलिए क्योंकि हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो वॉर हमेशा बुरी मानी जाती है स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव में। पर इसका एक और एस्पेक्ट समझते हैं। अगर वॉर हो रही है इंडिया से 10,000 किलोमीटर दूर, समझना, तो वॉर हमारे लिए उतनी बुरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि नुकसान तो होगा पर डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। इनडायरेक्टली कैसे, वो समझाता हूं। आपने देखा कि बहुत सालों से एक लड़ाई चली आ रही है यूक्रेन और रशिया की, आप देख रहे हो 2021 से चली आ रही है, अब 2-4 साल हो गए। अब 4 सालों से एक लड़ाई लड़ी जा रही है और आप देख रहे हो कि उन दोनों जो कंट्रीज है ना, वहां पे जो ग्रोथ है उसका स्तर घटा है। इसलिए घटा है क्योंकि वो वहां पर जिस तरह की डेवलपमेंट हो रहे थे वो डेवलपमेंट हॉल्ट हो चुके हैं, ठीक है। जो एक्सपोर्ट पे मामला है बस वही चल रहा है। अब लड़ाई उन दोनों कंट्रीज के लिए तो बुरी मानी जाएगी क्योंकि वो लोग डायरेक्टली लड़ रहे हैं, तो उनका स्टॉक मार्केट ज्यादा क्रैश होगा। पर देखो बाकी की कंट्रीज के लिए भी कहां अच्छी मानी जाएगी, पूछो कैसे। अब जैसे रशिया है, रशिया दुनिया को ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है, तो रशिया इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से रशिया से जो चीजें आती हैं वो महंगी हो जाएंगी। अब महंगी होने की वजह से उसका जो इंपैक्ट है दुनिया की महंगाई पर पड़ेगा। अब जैसे मान लेते हैं रशिया दुनिया में एक लार्जर कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट में ऑयल एंड गैस का, तो ऑयल एंड गैस अगर महंगी हो जाएगी तो उसकी वजह से तो डायरेक्ट महंगाई जो पड़ती है वो दुनिया को झेलनी पड़ेगी, और यही हमने देखा कि दुनिया ने झेली भी। तो यहां पर एक चीज आपके लिए लर्निंग क्या है कि अगर जो वॉर है ये डायरेक्ट आपकी कंट्री के साथ होती है तो ये बहुत बुरा माना जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझें, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था, और जब वो हुआ था तो हमारा जो स्टॉक मार्केट है 50% के आसपास क्रैश हो गया था, ठीक है, इंडेक्स की बात कर रहा हूं। इसी तरह से रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई हुई तो रशिया यूक्रेन का मार्केट जो है वो भी 80-90% तक क्रैश हुआ। तो आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा क्रैश होता है। पर जब भी लड़ाई बाहर होती है कंट्री के तब भी मार्केट तो गिरते हैं। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। पर इतने नहीं गिरते हैं, उसका इंपैक्ट 10-20% पड़ता है। तो रशिया यूक्रेन की वजह से दुनिया की मार्केट 15-20% क्रैश हुए थे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कहने का मतलब है जब भी वॉर जैसी सिचुएशन बनेगी ये अच्छी सिचुएशन मार्केट के लिहाज से नहीं मानी जा सकती। ये लर्निंग थी आपके लिए। तो यहां पर हेड जरूर करना चाहिए जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, ठीक है, अपनी पोजीशंस को नेकेड नहीं खड़ा रखना चाहिए। अब बात करते हैं ओपेक मीट की। ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी ओपेक ग्रुप की हम बात करेंगे। यहां पे ओपेक ग्रुप का काम होता है ऑयल की सप्लाई पर डिसीजन लेना। देखो ये कंट्रीज क्या करते हैं, यहां पे 14 कंट्रीज हैं जो इस ग्रुप का हिस्सा है। सऊदी इसका प्रेसिडेंट है। अब आप देखोगे कि ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, इनका पूरी जो इकोनॉमी है 90% लगभग वो ऑयल पर टिकी हुई है। ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, अगर ये ऑयल को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और अगर उसको कट कर दें सप्लाई को तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। तो दुनिया में जो भी प्राइस डिटरमिन होते हैं वो डिमांड सप्लाई से ही तो होते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनकी क्वार्टरली जो मीटिंग होती है उसमें ये सप्लाई पर फैसला लेते हैं। तो अब ये मान लीजिए कि अगर ये सप्लाई इंक्रीज कर देंगे तो भारत जैसी कंट्री जो 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है
उसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये सप्लाई को कट कर देते हैं तो क्या होगा, जो प्राइस है वो ऊपर चले जाएंगे, जो भारत जैसी कंट्री जो कि इंपोर्ट करती है उसके लिए ये नेगेटिव माना जाएगा। तो यहां से ना क्रूड ऑयल की कीमतों का ट्रेंड का पता चल सकता है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ जो अमेरिका में ना एपीआई आती है ना, क्रूड इन्वेंट्री, उससे भी ये पता चलता है। तो अगर एपीआई यानी अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशन, यानी ये जो अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, ये इस बात को बताता है कि जो क्रूड की इन्वेंट्री है वो घट रही है या बढ़ रही है, तो इसका नीचे जाना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर इन्वेंट्री घट रही है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्रूड के प्राइसेस ऊपर आ सकते हैं। और अगर इन्वेंट्री बढ़ रही है तो क्रूड के प्राइसेस के लिए यानी हमारे लिए पॉजिटिव होगा। अब हमारे लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि हम ब्रेंट को ना अपना क्या मानते हैं, बेंचमार्क मानते हैं, ब्रेंट क्रूड जो होता है। अब ब्रेंट का ना $80 के ऊपर जाना बुरा माना जाएगा, यानी जब भी ब्रेंट $80 के ऊपर चला जाएगा, ध्यान रखना, तो ये नेगेटिव माना जाएगा। और जब भी इसके नीचे है तो ये अच्छा माना जाएगा। तो इसकी प्राइस को कहां से हम ट्रैक कर सकते हैं, हम ब्रेंट ऑयल के प्राइस से ट्रैक कर सकते हैं, जो कि इसका एक इंडेक्स होता है। पर ये दोनों चीजें, ओपेक मीटिंग और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, ये दोनों आपको क्रूड के प्राइसेस को जज करने में मदद करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में?